अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अपना कंपेटिटर कहां से चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है। ऑफ कोर्स हम उसमें हीलियम 10 का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन कंपेटिटर हम क्यों चूज करते हैं? जब भी हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज सेल करने के लिए जाते हैं तो हम पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बेच रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है, और फिर हम रीजन जाके देखते हैं कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा है उसकी क्या वजह है, किस वजह से सबसे ज्यादा लोग उससे आके बाय करते हैं, दूसरों से कम बाय करते हैं। तो ये हम अगर Amazon को एक साइड पे भी कर दें, आप किसी भी फील्ड में जब चले जाएंगे, हम यहाँ पे वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह Amazon है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप चले जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सबसे जो एक इंपॉर्टेंट कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपने कंपेटिटर चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने पिलो बेचने हैं। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे ये भी सोच सकते हैं जी आप पिलो ही बताई जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर पिलो की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हमने पिलो बेचना है, चलें जी पिलो चाइना से खरीदते हैं। अब ये चाइना से भी खरीदने की बात आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, आप लोग बांग्लादेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। जहां से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी वहां से ले लेंगे। नॉर्मली क्योंकि हम अलीबाबा के थ्रू जब सोर्सिंग करते हैं, अलीबाबा जो सोर्सिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो चाइना से हमें ज्यादा अच्छी और ज्यादा सस्ती चीजें मिल जाती हैं। बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा चीजें चाइना में बनती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के मुल्क से आपको मिल सकती है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पिलो बेचना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो अब पिलो बेचने के लिए जब आप उस पिलो को खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आपने खरीदा और बेचना शुरू कर दिया। आप उससे पहले चूज करेंगे कि जो टॉप पे बंदा बैठा है, क्या रीजन है कि वो टॉप पे बैठा हुआ है, और फिर कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जगह आपने लेनी है। आप चाह रहे हैं कि उसकी जगह लेने से मुराद ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, उससे मुराद ये है कि आप उसे कंपीट करेंगे और उसके बराबर आ जाएंगे। वो भी रहेगा, आप भी रहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करके उससे भी ऊपर आ जाएं, कभी आप नीचे भी जा सकते हैं। ये सारी आप रैंकिंग में चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कंपेटिटर किस तरीके से चूज करते हैं अपना। अच्छा, अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि हमने हीलियम 10 कहाँ से इस्तेमाल करना है। हमने पिलो लिख के एंटर कर दिया। अब हम आगे यहाँ एक्सटेंशन पे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस पे एक्सरे रन करना है। ये एक्सरे रन कर दिया जी हमने। हम लोग आगे एक्सरे पे। अच्छा, एक्सरे पे आने के बाद हम लोगों ने ये रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया हाई टू लो। अच्छा, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि जो टॉप पे बैठा है ना, साइलेंट नाइट वाला, इसका रेवेन्यू है 2,30,000 पाउंड्स। तो हम ये कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी, और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, किस वजह से ये सबसे ज्यादा सेल्स ले रहा है। कोई तो ऐसी रीजन होगी कि सबसे ज्यादा लोग इससे आके पिलो खरीदते हैं। अब ये देखिए, बाकी लोग भी यहाँ पे पिलो ही बेच रहे हैं बैठ, लेकिन साइलेंट नाइट वाला सबसे ज्यादा पिलो बेच रहा है। और दूसरा हम कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे एक नॉर्मल रेवेन्यू वाला, जिसके हम रिव्यूज पे आके देखेंगे कि हमने कहा जी रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं जी, ये 606 हैं, 557 है, 288 हैं। हम कहते हैं जी इस पे ये जो 132 रिव्यूज वाला है ना, इसको हम कंपीट करेंगे। मैं आपको इसी एग्जांपल देके अलग से बताता हूँ। अब हम आके देख लेते हैं 132 वाले का रेवेन्यू कितना है। ये 5th नंबर पे आ रहा है, इसका रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 92,000। हम कहते हैं जी हमने 92,000 वाले को कंपीट करना, इसकी जगह पे हमने आके बैठना। इसके सादा सी एग्जांपल है कि एक मार्केट में जीन्स बेच रहे हैं 10 शॉप्स हैं। अब एक शॉप वाला सबसे ज्यादा बेच रहा है, 3 लाख की महीने की सेल कर रहा है, बाकी कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 40,000 की कर रहा है। तो हम मटेरियल क्वालिटी देखेंगे 3 लाख वाले की, तो उसकी इतनी ज्यादा सेल क्यों होती है। फिर हम देखेंगे अच्छा ये जो 50 का बेच रहा है ना, हम भी इसके बराबर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लाख वाले को कंपीट करना तो मुश्किल है, उस पर हमें अच्छा खासा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा। तो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए 2 तरह के। एक वो कर लिया जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, वो हमने इसलिए किया कि हम उसका मटेरियल देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे। और एक हमने सेलेक्ट किया कि जो हमारे क्राइटेरिया में रिव्यूज हैं कि लेस देन 1000 रिव्यूज वाले में हम कोई भी जाके देख लेंगे और हम चूज कर लेंगे कि अब हमने इसको कंपीट करना है, इसके बराबर हमने आके बैठना है। जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा उसको हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, हम उसकी कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम 2 तरह का कंपेटिटर चूज कर लेते हैं, एक जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है और एक वो जिसकी जगह पे हमने आके बैठना।
चलें जी, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपको बता दिया, आपको समझ आ गया। और ये भी आपने बात नोट कर ली कि हीलियम 10 पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप हीलियम 10 के जितने अच्छे यूजर होंगे, जितने आप एक्सपर्ट होंगे हीलियम में, उतने ही आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हंटिंग आपकी सारी बेस करी हीलियम 10 के ऊपर। और ये यूके और यूएसए मार्केट की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी और मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आप मैनुअली भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मार्केट्स ये हैं, जब आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप हंटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हंटिंग ऑलरेडी भी तफसील में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट रिसर्च के आपने क्या बेचना है, जो चीज आपने बेचनी है आप उसको हंट कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या बेचना चाहिए, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हीलियम 10 का आपको आना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइस एनालिसिस। अच्छा, प्राइस एनालिसिस क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, आप एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम जीन्स की एग्जांपल लेते हैं। आपने एक जीन्स बनाई है, जीन्स की पैंट आपने बना ली, अब आप उसे मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आपने किसी से बनवाई है और आप मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जीन्स बेचनी है। तो अब आप उससे पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि जीन्स मार्केट में कितने की बिकती है, कौन सा बंदा कितने की बेचता है, कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी क्वालिटी यूज होती है उसमें। अब फॉर एग्जांपल आप लाहौर में आ गए, आपको लाहौर में पता चला जी लाहौर की एक मार्केट है, वहां पे जीन्स की प्राइस चल रही है, एक बंदा 1000 रुपए की बेच रहा है और एक बंदा 5000 की बेच रहा है और बाकी सारे इसके दरमियान में है, 1000 से 5000 के बीच में। अब आपने जो बेचनी है, अगर आप आके पहले दिन 2000 की बेचना शुरू कर देते हैं तो कौन लेगा आपसे? 1 2 3 लोग ले लेंगे, लेकिन आप मार्केट में कंपीट तो नहीं कर पाएंगे। जब सबको पता है कि फलां बंदा तो 1000 की बेचता है, तो आपसे कोई 2000 की क्यों लेगा? और फिर आप 3000 4000 की बेचेंगे, क्यों लेगा आपसे कोई? तो आप ये करेंगे कि जो कम से कम प्राइस पे बेच रहे हैं ना, आप उससे भी 20% कम पे बेचेंगे। अब जब आप मार्केट में एक ही बाजार है, पूरे बाजार के अंदर सारे लोग बेच रहे हैं 1000 1500 2000 5000, आप आके 800 रुपए की लगा देते हैं, तो आपकी तरफ बायर अट्रैक्ट होगा। बायर कहेगा जी ये सस्ती बेच रहे हैं, हमें इससे खरीदना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी कॉस्ट प्राइस और सारे खर्चे डाल के आपकी प्राइस 900 रुपए पड़ रही हो आपको, फिर भी आप 800 की बेचेंगे। आप 20% लेस पे बेचेंगे जो मार्केट पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि आपने बायर को अट्रैक्ट करना है। शुरू में इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज या मार्केटिंग बजट। हमारे पैसे लग रहे होते हैं, हम शुरू में आते ही प्रॉफिट पे नहीं चले जाते। आप अपने क्लाइंट को भी बताते हैं, जिसके आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसे बताते हैं जी जब हम लॉन्च करेंगे तो शुरू में आपको चंद दिन लॉस पे बेचनी होगी प्रोडक्ट, या अगर आप बहुत लकी हैं, आपने बहुत अच्छी वर्किंग की, आप कहेंगे जी हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप हमेशा उसी प्राइस पे बेचते रहेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। आप स्टार्ट करेंगे 800 रुपए में, लेकिन अब आप देखेंगे जी बहुत से बायर आपके पास आ रहे हैं तो आप 850 कर देंगे। अच्छा, 850 से फिर आप 900 कर देंगे। फिर आप देखेंगे जी अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जितना खर्चा है उतने की बिक रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कितनी बढ़ाएंगे? एक होती है आपके टारगेटेड प्राइस। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी अगर लॉन्च प्राइस, यानी आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया 800 रुपए में और आप कहें जी 1 महीने के बाद मैं इसको 5000 रुपए कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पहले दिन से जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपने टारगेट प्राइस भी सेट की हुई है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 1500 का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 30% का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपने शुरू तो 800 से किया, लेकिन आपकी टारगेट प्राइस 1500 है। हाँ, वो 1600-1700 हो सकती है, कोई आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, शॉर्टेज हो गई है, कोई भी मसला हो गया है, तो आप ऊपर चले जाएंगे, आप 100-200 रुपए नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन एक प्राइस आपके माइंड में फिक्स होगी कि मैंने एवरेज रूटीन में इस प्राइस पे बेचना है। लेकिन उससे ऊपर नीचे हो सकता है, और प्राइस मैंने आपको बताया आप चेंज कर सकते हैं, कभी आप कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे, मार्केट के हिसाब से कि बाकी लोग। जिस तरह एक मार्केट में अगर आप 800 रुपए पे लेके आ गए, चलें जी आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी। अब सब लोगों ने देखा जी ये 800 की बेच रहा है, तो जो 1000 की बेच रहा है उसने भी 800 की कर दी। अब उसने 800 की कर दी, एक 1500 की बेच रहा था उसने भी 800 की कर दी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 700 करना पड़े और नीचे आना पड़े। और एक टाइम आएगा कि जब आप रैंक कर जाएंगे, प्रोडक्ट रैंक से मुराद है कि आपके पास अच्छे खासे बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप प्राइस ऊपर भी ले जाएंगे। यानी अगर आप 1500 की बेच रहे हैं तो आप हमेशा 1500 की नहीं बेचेंगे, आप 1600, 1700, 1800 पे भी ले जाएंगे। तो प्राइस आपकी दो तरह की होगी। एक टारगेट प्राइस जो आपके माइंड में होगी कि मैंने फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे एवरेज बेचना है,
लेकिन शुरू में अगर मुझे लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेचनी पड़ती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं अमेजोन पर कि हम किस तरीके से अपने टारगेटेड प्राइस का एनालिसिस करते हैं, वो कहां से सेट करते हैं, और लॉन्च प्राइस हम कहां से सेट करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि अभी हम लोग सीखेंगे प्राइस एनालिसिस प्रैक्टिकली, किस तरह हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं, तो हम चले जाएंगे सिंपली अमेजोन पर। यहाँ पे हम हीलियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरचे आप हीलियम का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम हीलियम 10 से हट के भी एक काम कर सकते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, ताकि आपके पास दोनों रास्ते हों। हम चले गए जी अमेजोन पर, और अमेजोन पर हमने जाके लिख दिया है पिलो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं पिलो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पिलो पे ही काम करेंगे, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, पिलो मैंने लिखा, और पिलो लिख के मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, प्राइस हमने दो तरीके से सिलेक्ट करनी होती है। एक हमारी होती है टारगेटेड प्राइस, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, और एक हमारी होती है लॉन्च प्राइस। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए, हमने देखा कि पिलो है, ये 33 पाउंड का भी बिक रहा है, ये 14 पाउंड का भी बिक रहा है, फिर 33 पाउंड का, फिर 26 पाउंड का। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर मटेरियल डिफरेंट होते हैं। अब पिलो है, डक फेदर का पिलो भी होता है, गूस फेदर पिलो भी होता है, होलो फाइबर का भी होता है, माइक्रो फाइबर का भी होता है। तो हमने जब हंटिंग में ये सिलेक्ट कर लिया कि हम किस मटेरियल में, किस कैटेगरी में जा रहे हैं, अब हमने उस कैटेगरी में देखना है कि सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा, हम ये देखते हैं जी 33, 14, 33, 26। अभी तक हमें 14 मिली कम, फिर 26, ये 15 मिली, फिर ये हमें 7 भी नजर आ रही है एक। फिर हम नीचे आके हमने देख लिया जी हमारे पास फिर 39, 23, 24, फिर नीचे आ गए 13, 30, 22, 44। हमें यहाँ पे सबसे कम प्राइस नजर आ गई है 7। ये 7 पाउंड वाली हमें सबसे कम प्राइस नजर आई है। तो ये लॉन्च प्राइस है, वो इससे 20% कम होगी। यानी अगर 7 का हम 20% निकाले तो ये बनता है 140, 1.40। तो 1.40 हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 5.60 हमारी लॉन्च प्राइस होनी चाहिए। अब 5.60 पे हम इसको लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली हम अपनी एक टारगेट प्राइस सेट की होगी, इवेंचुअली हमने इसको यहां पे बेचना है जाके। तो हमने देख लिया, अब हमने सोर्सिंग उस हिसाब से करनी है कि हमें इतनी सस्ती सोर्सिंग होनी चाहिए कि हम 5.60 का इसको बेच सकें। वो जाहिर है अगर हमारी सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी हम तभी बेच सकेंगे। तो हंटिंग जो आपकी होती है, इसके अंदर सोर्सिंग भी बड़ी मैटर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्ट पहले फाइनल कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के दौरान इसमें सोर्सिंग का पूरा अमल आता है, तो तब प्रोडक्ट फाइनल होती है ना। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी आप उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पिलो को हटा के अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सॉक्स, हम देख लेते हैं जी। अब सॉक्स में अगेन हम वही चीज देखेंगे कि प्राइस, ये स्पॉन्सर को हम छोड़ देंगे। जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे तो हम ऑर्गेनिक देखेंगे। ये जिसके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड, यानी पेड एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक। ये क्योंकि अमेजोन को पे कर रहे हैं, पे करके ऊपर आ रहे हैं। ये डिटेल हम पीपीसी में सीखेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लॉन्च स्ट्रेटजीज में पीपीसी पे लॉन्चेस क्यों करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम सारा सीखेंगे। लेकिन आपने इसको छोड़ के आपने ऑर्गेनिकली देखना है। नीचे ये ऑर्गेनिक आ गए जी, ये हम देखते हैं जी, ये 30 पाउंड का है, ये 9, ये 8। अभी तक हमें 8 मिला सबसे कम, फिर 13, 14, 21, फिर नीचे आ गए जी 21, 9, 19, 13। पहले पेज पे हमने देख लिया जी। अभी तक हमने जो देखा 10, 15, 20 जो लोग हमने देखे, तो उसमें हमें सबसे सस्ता मिला 9 वाला। हम फिर 9 वाले पे चले गए, यानी ये 8.99। एक तो 950 का बेच रहा है, एक बेच रहा है 8.99 का। अब हमने जिस प्राइस पे लॉन्च करना है वो ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, वो प्राइस हमारी इससे 20% कम होगी। इससे 20% कम की प्राइस पे हम इसको लॉन्च करेंगे और इवेंचुअली प्राइस ऐसा ऐसा ऊपर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है $10 पे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो हमने लॉन्च 10 पे की है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक टारगेट सेट किया अपना सोर्सिंग पे जो प्राइस थी वो निकाल के, एफटीए फीस निकाल के, कि सारी कॉस्ट निकाल के हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। लॉन्च प्राइस पे तो हो सकते हैं हम प्रॉफिट में ना हो सकते हैं हम लॉस में भी हों। दो ऑप्शंस होती है ना लॉन्च प्राइस पे, एक होता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे होते हैं, एक होता है कि आप लॉस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन लॉस पे इसलिए बेच रहे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ा देनी होती है। ये चीज आप यहाँ माइंड में रखें कि प्राइस जो है आपकी, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती है।
सीजनैलिटी के हिसाब से भी हो सकती है, कोई दूसरा आउट ऑफ स्टॉक चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। ये प्राइस आप अमेजोन पर डेली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं। रात को आपने 10 पाउंड रखी, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप 11 पाउंड कर देते हैं। आप देखते हैं कि आज ऑर्डर आ ही नहीं रहे, आप 9 पाउंड कर देते हैं, 1 पाउंड कम कर देते हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे करना ये आपके इख्तियार में होता है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। चलें जी, प्रैक्टिकली हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने कंपेटिटर एनालिसिस या कंपेटिटर सिलेक्शन पे बात की थी। ये एक ही चीज़ है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें एक ही होती हैं। एनालिसिस करना, रिसर्च करना, किसी बारे में देखना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, ये सब चीज़ें मिलती जुलती ही होती हैं। इसमें हमने प्राइस एनालिसिस पे बात की है। अब प्राइस आप एनालिसिस कह लें या प्राइस सिलेक्शन कह लें, ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। तो आप लोगों ने वर्डिंग पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जी एक वीडियो में एनालिसिस बोल दिया था, एक में सिलेक्शन बोल दिया था। आपने काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिकली काम पे। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, अब कोई इसको सिलेक्शन कह ले, कोई एनालिसिस कह ले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया प्राइस एनालिसिस, और हमने 2 तरह की प्राइस देखी, लॉन्च प्राइस और टारगेटेड प्राइस। ये दोनों आपने प्रैक्टिकली देख ली हैं, अब ये आपके लिए आसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिव्यू पे बात कर लेते हैं कि रिव्यू क्या है। रिव्यू आपका जो बायर है, जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसके बारे में जो कमेंट्स दे रहा है वो आपके रिव्यू हैं। अब रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर। तो रिव्यू आपको पता चल गया। सादा सी एग्जांपल लेते हैं, आप एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, वहां से आप आइसक्रीम खरीदते हैं। अब आप 4 दोस्त गए, 3 ने कहा जी आइसक्रीम बहुत कमाल थी जी, बड़ी टेस्टी थी, एक ने कहा जी अच्छी नहीं थी आइसक्रीम। तो एक ने नेगेटिव रिव्यू दिया, 3 ने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया कि जी अच्छी प्रोडक्ट थी। एक ने कहा नहीं जी अच्छी नहीं थी। तो रिव्यू वो होता है जो भी आप कमेंट्स देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कहीं से भी बाय कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं चाहे शॉप पे जाके ले रहे हैं, फिजिकल शॉप पे जाके ले रहे हैं, लेकिन जो आप कमेंट्स दे रहे हैं ना, उसको ऑनलाइन में ये होता है कि आप लिख देते हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। फिजिकल पे यह कि आप उनको वर्बली बता देते हैं। तो जो भी आपने उनको बात बताई, जो आपने उनको कमेंट्स दिए उनकी प्रोडक्ट के बारे में, वो आपने रिव्यू दे दिया उनको। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज पे, तो हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि नेगेटिव रिव्यू किस तरीके से होते हैं, नेगेटिव रिव्यू दिखता कैसे है, शो कैसे होता है। बता तो मैंने आपको दिया कि जी एक दोस्त ने आइसक्रीम खाई, उसने कहा नहीं जी गलत, गंदी आइसक्रीम थी जी, मजा ही कोई नहीं आया, टेस्ट ही नहीं था जी। तो उसने रिव्यू तो दे दिया, लेकिन अमेजोन की फील्ड में या ऑनलाइन की फील्ड में नेगेटिव रिव्यू दिखता कहाँ पे है, कैसा होता है, आए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव रिव्यूज को अब देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आए सिस्टम पे, हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो। पिलो लिख के एंटर किया, हमें अमेजोन ने पिलोस दिखा दिए। अब ये हमारे सामने हर प्रोडक्ट पे देखें ये रिव्यूज आ रहे हैं। अब तो आपको ये याद भी हो चुका होगा, हर प्रोडक्ट पे देखें रिव्यूज आ रहे हैं। अब इसके 1932 हैं, इसके 23,000 हैं, इसके 5,200 समथिंग है, इसके 43,000 है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पिलो के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। हम चलें जी इस पे देख लेते हैं जी, ये एक पिलो है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये रिव्यूज फिर हमारे सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपके सामने रिव्यूज। ये 551 रेटिंग्स आ रही हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जी रिव्यूज देखने के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास रिव्यूज यहाँ पे आ गए कि जी ये लिंडसे ने रिव्यू दिया है, ये डी थॉमसन ने रिव्यू दिया है कि गुड बाय है, वो कहते हैं जी ग्रेट नाइट स्लीप। अच्छा, अब इसमें हम क्योंकि बात करें नेगेटिव रिव्यूज पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू भी आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास, ये जॉन एस कहता है जी उसने 1 स्टार दिया, नेगेटिव मतलब 1 या 2 स्टार या 3 स्टार नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। वो कहते हैं जी आई ऑर्डर्ड अ सेकंड ऑर्डर फ्रॉम द सेम वेबसाइट, आई ऑर्डर 2 वीक्स अर्लियर बट रिसीव्ड अ मच इंफीरियर प्रोडक्ट। मतलब उसने नेगेटिव लिखा, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट जो पहले की तरह मजे की नहीं थी। अब फर्ज कर लेते हैं इसे नहीं खरीदा था, नया बंदा खरीदता है, वो कहता है जी पिलो मिला, वो यहाँ पे लिख देता है जी पिलो के ऊपर दाग थे, पिलो के ऊपर निशान थे, तो ये नेगेटिव रिव्यू है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बायर ने आपसे खरीदी और फिर उसके ऊपर उसने अपना रिव्यू दिया कि जी ये प्रोडक्ट ऐसी थी, अगर उसने गलत रिव्यू दिया तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव रिव्यू है, जो कि हमारी लिस्टिंग के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पॉजिटिव रिव्यूज आने चाहिए।
अगर नेगेटिव आते हैं तो हम बायर से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ये नेगेटिव रिव्यू खत्म हो जाए, या हम कोशिश करते हैं कि इतने ज्यादा पॉजिटिव आए कि नेगेटिव नीचे ही चला जाए, नेगेटिव गायब ही हो जाए। यानी अगर 100 लोगों ने रिव्यू दिए हैं आपको, उनमें से 95 ने आपको पॉजिटिव दिया है, 5 ने नेगेटिव दिए, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, वो के नीचे चले जाएंगे। आपको जो मेन आपकी रेटिंग शो हो रही होगी, ये देखें रेटिंग में आपको दिखाता हूँ रेटिंग क्या है बेसिकली रिव्यू में। नेगेटिव रिव्यू का तो आपको पता चल गया ना, सबने अच्छा लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये लिस्टिंग के ऊपर ही स्टार्ट पे जब हम गए तो ये हमने यहाँ पे जब क्लिक किया ना, ये रेटिंग आ रही है इसकी 4.5 आउट ऑफ 5, ये इसकी रेटिंग है। वो कहते हैं ये 71% लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिए हैं, 16% लोगों ने 4 स्टार दिए हैं, 5% लोगों ने 3 स्टार दिए हैं, 3% लोगों ने 2 स्टार दिए हैं और 5% ने 1 स्टार दिए हैं। यानी इसने 100 लोगों में से डिवाइड कर दिया कि जी 71 ने ये दिए, 16 ने ये दिया, 5 लोगों ने ये दिया, 3 ने ये दिया, 5 ने ये दिया, तो ये, लेकिन ओवरऑल इसकी रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5। तो ये एक अच्छी रेटिंग है, एक मुनासिब रेटिंग है। 4.78 हो तो क्या ही बात है, लेकिन 4.5 या इससे ऊपर की रेटिंग एक मुनासिब और अच्छी रेटिंग शुमार होती है। तो नेगेटिव तो मिले इसको, हमने खुद नेगेटिव पढ़ा भी, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं किया क्योंकि पॉजिटिव की परसेंटेज ज्यादा थी। तो जब वो ज्यादा थे तो नेगेटिव वैसे ही कहीं नीचे गायब हो गया, उसकी वैल्यू वो नहीं रही। लेकिन फिर भी हमने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नेगेटिव रिव्यू से बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर आपकी लिस्टिंग पे एक नेगेटिव आ गया तो आप कहें चलें जी 50 पॉजिटिव हैं। हाफिज अहमद ने कहा था 1-2 हो भी जाए नेगेटिव, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लिस्टिंग को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मसला तो फिर भी है ना। हो सकता है कोई बायर आए, उसकी नजर ही सीधी उस पर पड़े, वो पड़े सिर्फ उसको जो नेगेटिव रिव्यू है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रोडक्ट को हर तरह से सिक्योर करना, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो डिलीवर टाइम पे हो, उसमें किसी किस्म का मसला ना आए, प्रोडक्ट के ऊपर कोई दाग ना हो, हर तरह से सिक्योर, सेफ, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट को, ताकि आपको नेगेटिव रिव्यू ना आ सके। चलें जी, ये भी आपने देख लिया कि नेगेटिव रिव्यू कैसा होता है, रिव्यू कहाँ पे शो होते हैं, रिव्यू की रेटिंग क्या होती है, और उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास आए। तो हमने नेगेटिव पे फोकस किया है क्योंकि हमारे इस वीडियो का टारगेट है कि हमने नेगेटिव रिव्यू समझना है, नेगेटिव रिव्यू सीखना है कि वो क्या होता है। पॉजिटिव पे भी, फीडबैक पे भी, सब चीजों पे हम किसी न किसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मकसद ये था कि आपको नेगेटिव रिव्यू का पता चल जाए। वो आपने देख लिया कितना आसान है। अच्छा, नेगेटिव रिव्यू आपने प्रोडक्ट हंटिंग में भी आपके बड़े काम आता है कि जब आप प्रोडक्ट अपने सोर्स करने लगते हैं ना, जब आपने फाइनल कर लिया, आपने ग्लास फाइनल कर लिया और आपने अपने सप्लायर्स को कहा जी ग्लास दें, तो उससे पहले आपने जो लोग ग्लास बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने हैं। ये आपके बड़े जरूरी टॉपिक है कि इस बंदे को किस किस वजह से नेगेटिव रिव्यू आया। हम फर्ज कर लेते हैं जी हमारे सारे जो कंपेटिटर्स हैं, जो लोग ग्लास बेच रहे हैं, उनको रिव्यू आया था कि जी ग्लास टूट जाता है। ग्लास जब मेरे पास पहुंचा मुझे टूटा हुआ मिला जी। तो आपने अपने सप्लायर को क्या कहना है जी, पैकिंग इतनी सिक्योर होनी चाहिए कि ग्लास ना टूटे। तो नेगेटिव रिव्यू आपको फायदा दे रहा है। ये आपको वैसे नहीं बात बताई जा रही, ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में काम आनी है। जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे तो फाइनलाइज करते वक्त आपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज देख के उन चीजों पे ज्यादा अच्छा काम कर लेना कि हमें इस वजह से नेगेटिव रिव्यू नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से आपके क्लाइंट के पैसे डूब भी सकते हैं और वो बहुत ज्यादा फायदे में भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दें इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री है आपका स्टॉक। आप अगर ग्लास बेच रहे हैं तो जो आपके 50 ग्लास रखे हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं ये आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री प्लानिंग इसलिए बड़ी जरूरी है कि आपने अपने क्लाइंट को बता दिया जी हम ग्लास बेचेंगे। क्लाइंट आपका कहता है जी ठीक है जी 100 ग्लास हम खरीद लेते हैं और उसको हम अमेरिका में अमेजोन के वेयरहाउस पे रख देते हैं। पता चलता है जी आपके 2 दिन में सारे ग्लास बिक गए हैं और उसके बाद आप बैठे हैं जी अब चाइना से दोबारा खरीदेंगे, आएंगे, 1 महीना लगेगा। उतनी देर में वो जो 2 दिन की मेहनत थी, या 15 दिन में अगर बिके तो जो 15 दिन की मेहनत थी वो टॉप पे आया था, उसको लोग खरीद रहे थे। जब उसके पास स्टॉक ही नहीं होगा उसकी शॉप डाउन चली जाएगी। अब लोग ग्लास ढूंढेंगे तो वो नहीं आएगा नजर, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन जब वो आएगा 2 महीने के बाद, जब उसके पास ग्लास वापस आएंगे और लोग ग्लास लिखेंगे तो वो उस तरह पहले पेज पे नहीं नजर आएगा, वो कहीं नीचे गुम हो चुका होगा। उसे नए सिरे से मेहनत करके फिर स्पॉन्सर ऐड चला के कीवर्ड्स रैंक करके दोबारा अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना होगा।
इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, प्लानिंग आपने करनी कैसे है। पहले हम आए किसी लोकल बिजनेस के एग्जांपल लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपने पेंट्स की शॉप बनाई है, जीन्स की, और अब आपने उसमें स्टॉक खरीदना है, आपने फैक्ट्री से खरीदना है और वहां पे रखना है। तो आप पहले सर्वे करेंगे कि इस एरिया में जो बाकी शॉप्स हैं वहां से आइडिया लें कि किसकी कितनी सेल होती है डेली और महीने की कितनी सेल है। आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अच्छा अगर डेली की इसकी 10 पेंट्स बिकती हैं, इसका मतलब है कि मुझे 15 रखनी चाहिए, किसी दिन ऑर्डर ज्यादा भी आ सकते हैं, तो मुझे डेली के 15 ऑर्डर्स के हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो आप एक प्लानिंग करके काम करते हैं। बगैर प्लानिंग के अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, 10 बायर्स आए हैं और वो आपकी शॉप में आते हैं और आप उन्हें बताते हैं जी सॉरी मेरे पास तो ये, अगर हम साइज पे भी चले जाते हैं, आप कहते हैं सॉरी 36 वेस्ट की पैंट मेरे पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। एक और आता है, आपके पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। तो जो एक दफा आपके पास से होके चला गया, उसे पैंट नहीं मिली, वो दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा। वो कहेगा जी इनके पास तो स्टॉक ही नहीं होता। यही काम अमेज़न पे होगा। एक बायर लिख रहा है आके, उसे एक शॉप नजर ही नहीं आ रही, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो किसी और से खरीद लेगा, वो दोबारा उसी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। 99% केसेस में यही होता है। तो आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अब आप कैसे करेंगे? प्लानिंग ये हम करेंगे टूल्स के हिसाब से। हीलियम 10 हमें बता देता है ना कि हमारे कंपेटिटर की या जो भी बंदे पहले बेच रहे हैं उनकी डेली की या मंथली की कितनी सेल्स हैं। हम उस एवरेज के हिसाब से ये काम करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोकल बिजनेस में साथ वाली दुकानों से पूछते हैं जी कितनी सेल होती है, वहां पे आप हीलियम 10 से पूछेंगे जी बताएं फलां बंदे की कितनी सेल होती है, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलूं। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट आपकी फेल हो सकती है। रैंक हुई प्रोडक्ट कई लोगों की फेल हो जाती है सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग ना होने की वजह से। तो इन्वेंट्री वो स्टॉक है, वो चीज है जो आपकी है, जो वहां पे पड़ी है यूके में या आपके पास या चाइना में। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली तो ये आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग होगी कि आपको कितने यूनिट भेजने हैं, किस हिसाब से भेजने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आ जाती है। प्लानिंग ये नहीं है कि अगर महीने के 1000 बिकेंगे तो आपने 2 महीने के हिसाब से 2000 रख लिए। प्लानिंग ये भी है कि आपने 500 खरीदे और वहां भेज दी और लाइन में लगे हुए हैं। आपको पता 15 दिन का स्टॉक पड़ा है, लेकिन आप कहेंगे अभी 1 हफ्ते का रहता होगा, अगले 500 भी पहुंच जाएंगे। ये भी प्लानिंग है। ये जरूरी नहीं कि आपने 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा वहां पे रख देना। बस आपके पास प्लान होना चाहिए कि जो सामान पड़ा है वो खत्म होने से पहले और बीच में मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते या मैं कहता हूँ 30 डेज का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, तो एटलीस्ट आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टॉक पहुंचते रहना चाहिए।